हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 2 दिसंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से पहला समाचार है कि अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन जो है भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ था, 59वां। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नए समय की सुरक्षा या आप कह सकते हो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में पुलिस को एक नया मंत्र दिया है, स्मार्ट पुलिसिंग का, SMART। मैनेजमेंट में भी इसका कोई अर्थ होता है वो मैं आप बताऊंगा। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं, S फॉर स्ट्रेटेजिक, M फॉर जो है मेटाकुलस, A फॉर जो है एडाप्टेबल, R फॉर जो है रिलायबल और T फॉर ट्रांसपेरेंट। ये जो है 5 शब्द उन्होंने दिया है। नया स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में उन्होंने बताया है, जो वर्तमान समय की पुलिस के सामने जो चुनौतियां हैं या जो आंतरिक सुरक्षा के समस्त में जो विभिन्न चुनौतियां हैं उनको दूर करने के लिए। तो इसको समझेंगे और देखेंगे भी कि इस सम्मेलन में भारत के आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में किन किन चुनौतियों पर चर्चा हुई या आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में क्या क्या चुनौतियाँ हैं उनको संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके पेपर 3 का जो है ये हिस्सा है। दूसरा समाचार है कि चक्रवात फिंगल, यह जो है चक्रवात ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और यह जो है 1 दिसंबर को यानी कल सुबह जो है उसके पहले ही ये टकराया है तमिलनाडु और पुडुचेरी से, और वहाँ पे इसने जो है घनघोर बारिश किया है। पुडुचेरी की तो स्थिति यह है कि 24 घंटों में इसने जितनी बारिश की है उतना पिछले 30 सालों में कभी नहीं हुई, जिसके कारण काफ़ी वहाँ पे बाढ़ और बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। तो उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि चक्रवात क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। थोड़ा बहुत अगर कोई और सूचना होगी तो उसको देखेंगे। तीसरा समाचार है संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी वार्ता समिति इंक 5, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी 5। यह संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जब 2022 में सम्मेलन हुआ था तो उस दौरान दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक वार्ता का लिए एक समिति बनी थी, उसको इंक समिति बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी। इसकी 4 बैठकें हो गई थी। 5वीं और आखिरी बैठक जो है दक्षिण कोरिया के वुहान शहर में जो है ये हुई है। और इस पे ये बात जब 2020 में इसे स्थापित किया गया था तो ये तय था कि 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर एक संधि हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है और इसके दौरान उसको समझेंगे और ये भी समझेंगे कि भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की क्या स्थिति है। इसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी, उसको भी संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे, सितंबर माह में आई थी। ठीक है, और फिर इसी पर आधारित 5 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो है 59वें DGP IGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल है वहाँ इंस्पेक्टर, जहाँ पे DGP है वहाँ DGP का सम्मेलन हुआ है। उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए हैं, गृह मंत्री तो शामिल होते ही हैं। उस दौरान जो है प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय पुलिस के सामने या भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस तो नहीं कहें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के सामने आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो विभिन्न तरह की चुनौतियां आ रही हैं, साइबर थ्रेट से लेके नारकोटिक्स से लेके नॉन स्टेट एक्टर जो ट्रांसबॉर्डर नॉन स्टेट एंड स्टेट एक्टर की जो भूमिका है, इन सब को लेकर प्रधानमंत्री ने भारतीय पुलिसिंग प्रणाली के लिए 5 एब्रिविएशन का अपना मंत्र दिया। स्मार्ट, यस से होता है यहाँ पे, यस से स्ट्रेटेजिक का अर्थ होता है कि आप दीर्घकालीन और व्यापक परिदृश्य को सोचते हुए निर्णय लें। ए से है, एम से है मेटिकुलस, या कि आप ध्यानपूर्वक उसको करें। ए से है एडाप्टेबल, यानी वो अनुकूलनीय हो, यानी और लोग उसे एडाप्ट कर सके। आर से होता है रिलायबल, यानी वो विश्वसनीय हो। और टी से ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी हो। तो हमें ऐसी पुलिस प्रणाली की जरूरत है जो कि रणनीतिक दृष्टि से सोचे, वो ध्यानपूर्वक काम करे, रिलायबल हो, अनुकूलनीय हो और ट्रांसपेरेंट हो। और इस अपने चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने जो विभिन्न मुद्दे हैं पुलिसिंग के समक्ष उसको भी बताया है और उनमें कहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, खासतौर से जो डीप फेक की समस्या है जो हमारे समाज और परिवार को छिन्न भिन्न कर सकता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
या प्रधानमंत्री का शब्द है कि 2 एआई हैं जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एक एआई है एस्पायरिंग इंडिया, यानी जो आप कह सकते हो कि आकांक्षी भारत है, और जो आर्टिफिशियल कृत्रिम जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन दोनों का समन्वय करके प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी से उत्पन्न खतरों को लेकर जो है उस पर दूर करने की बात करते हैं। बाकी वो इसमें चर्चा करते हैं कि जो विभिन्न सारे सुरक्षा के मुद्दे हुए हैं उस पर वो सराहना करते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी पुलिस को तकनीकी उन्मुख बनाना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि जो कांस्टेबल लेवल का स्तर का व्यक्ति है उसके जो बोझ है उसको कम करके किया जाए टेक्नोलॉजी के प्रयोग से। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मुद्दे को। देखिए चर्चा में क्यों है, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिसंबर को भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों डीजीपी आईजीपी के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे, और इस दौरान देश के पुलिस बलों के लिए स्मार्ट पुलिसिंग मंत्र दिया था प्रधानमंत्री। और इसमें जैसे स्मार्ट का पहले जो स्मार्ट लिया जाता था मैनेजमेंट में, आर से लिया जाता था सिंपल, एम से मिजरेबल, ए से ऑडिटेबल, आर से रिस्पॉन्सिव एंड टी से टाइम बाउंड। तो ये मैनेजमेंट की थ्योरी थी, उसको प्रधानमंत्री ने इस स्मार्ट को अपने नजरिए से कहा। एस से स्ट्रेटेजिक, एम से यानी रणनीतिक रूप से। रणनीतिक से क्या अर्थ होता है कि जब हम किसी चीज को दीर्घकालीन और व्यापक परिदृश्य से समझते हैं, दीर्घकालीन और व्यापक परिदृश्य से, जैसे आप रोज कुछ न कुछ पढ़ते हैं, कुछ न कुछ एक दिन के लिए या महीने के लिए आप अपने पढ़ाई के लिए कुछ बनाते हैं, वो आपकी एक दिन वाली जो है आपकी रणनीतिक हो जाती है कि आज हमें ये करना है, और महीने के लिए वो स्ट्रेटजी हो जाती है। और देखा जाए तो ओवरऑल आपके तैयारी के लिए वो स्ट्रेटजी, ये जो है महीने भर की जो रणनीति होती है, जो टैक्टिक या जो आप नीतियाँ अपनाते हैं वो स्ट्रेटजी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में दीर्घकालिक स्तर पर सोचा जाता है और व्यापक स्तर के व्यापक पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है। ऐसा करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि पुलिस के सामने जो अभी चुनौतियां हैं वो सिर्फ लीनियर लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है, वो कई सारे पहलुओं से जुड़ी हुई है। अभी हम आगे उसको देखेंगे। इसी तरह से वो कहे कि सावधानी पूर्वक हो, मेटिकुलस हो, यानी कि जो भी पुलिसिंग हो वो सावधानी पूर्वक हो, क्योंकि चुनौतियां बहुत गंभीर हैं, इसलिए इसमें गलती की संभावना नहीं रहती है। अनुकूलनीय हो, एडाप्टेबल हो, यानी पुलिस हमारी प्रणाली ऐसी हो जो नई चीज़ों को अडाप्ट कर सके और उसको भी और लोग अडाप्ट कर सके। इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जैसे स्मार्ट सिटी में जो शहरों में अच्छे प्रयोग हो रहे हैं उनको 100 शहरों में उनको इकट्ठा करके उनको अनुकूलन कराया जाए, और बाकी इसको आगे इसको और नीचे तक फैलाया दिया जा सके। विश्वसनीय हो हमारी पुलिसिंग, रिलायबल हो और पारदर्शी हो, ताकि भ्रष्टाचार आदि चीजों से बचा जा सके। ये प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में स्मार्ट के बारे में ये कहा। साथ ही में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण उत्पन्न खतरों, विशेष रूप से सामाजिक पारिवारिक संबंधों को बाधित करने वाले डीप फेक। डीप फेक क्या होता है, ये ऐसा झूठी चीजें जो इतनी गहराई से हो कि सामान्य मनुष्य उसे नहीं समझ सके। जैसे हो सकता है जो बातें मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं, यही बातें आपके मुंह से कोई प्रधानमंत्री की आवाज से करवा के आपको वीडियो दे सकता है और आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री जी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जबकि ये गलत है। तो डीप फेक ऐसा एक तरह से कह सकते हो कि फेक न्यूज है या फेक सूचना है जो डिजिटल माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाई जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग में, जो है मशीन लर्निंग के प्रयोग में, जिसको सामान्य आदमी शायद समझ न पाए। कई बार हो सकता है कि आपके घर को कोई फ़ोन करे और कहे कि हमारा जो है आपके नाम आवाज़ से कोई फ़ोन करके आपके माता पिता को ठग ले, या जो आजकल आप देख रहे हो कि पुलिसिंग जो है, साइबर जो है कह सकते हो कि गिरफ्तारी हो रही है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डीप फेक प्रौद्योगिकी का और इसका प्रभाव सामाजिक और पारिवारिक संबंधों पर पड़ता है। कई बार किसी की वीडियो गलत बना के किसी को भेज दो जो वाकई में नहीं रहे, और फिर पता चला कि पूरा, ये सारी इस समस्याओं को प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गहराई पर भी आपको समझना है कि डीप फेक सिर्फ राजनीति और सरकार और प्रशासन को नहीं तंग कर रहा, ये सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते को भी बर्बाद कर रहा है। ऐसे परिदृश्य में भी इसको समझने की जरूरत है, और इसके लिए वो कह रहे हैं कि भारत की जो पुलिस है वो दोहरी एआई शक्ति, वो एआई शक्ति मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही है, प्रधानमंत्री तो जान ही रहे हो, ऐसे एब्रिविएशन देते हैं कि दोहरी एआई,
एंड आई, ये दोहरी एआई शक्ति से हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है आकांक्षी भारत या एस्पिरेशनल इंडिया। जो आकांक्षी भारत है यानी जो तकनीकी और उससे उन्नति है, आगे बढ़ना चाहता है, इन दोनों के शक्ति का प्रयोग करके इस चुनौतियों यानी ये जो सारी साइबर क्षेत्र से उत्पन्न चुनौतियां हैं, इनको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों पर भी वो कहते हैं, संतोष करते हैं और कहते हैं कि सुरक्षा चुनौतियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर जो है इसमें बहुत व्यापक वर्षा हुई थी। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि शहरी पुलिस व्यवस्था में की गई पहल की उन्होंने सराहना की और कहा कि कांस्टेबल स्तर के पुलिस बलों के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए और सुझाव दिया कि पुलिस संसाधन रिसोर्स आवंटन का केंद्रबिंदु बनाया जाना चाहिए, कि पुलिस स्टेशन वाइज हम रिसोर्स एलोकेट करें और जो हमारा कांस्टेबल है तकनीकी रूप से इतना किया जाए कि उसके काम के बोझ को कम किया जाए। क्योंकि पुलिसिंग में हमारा जो बीट कांस्टेबल होता है, जो कांस्टेबल होता है ना, वो जितना अच्छा होगा उतनी ही पुलिसिंग अच्छी होती है। अच्छे अच्छे लोगों को द्वारा ये बात कही गई है कि वैसे भी कहा जाता है कि किसी चेन में जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वो जितनी मजबूत होती है वो, तो वैसे ही पुलिस प्रणाली में जो बीट कांस्टेबल होता है वो जितना खुश रहेगा, जितना संपन्न रहेगा, मतलब उसको शक्ति संपन्न, मतलब कहने का मतलब है जितना सशक्त रहेगा, जितना उसको टेक्नोलॉजिकल साउंड रहेगा, उतना ही वो आगे की चीजें अपने आप अच्छी होती जाएगी। इस दौरान जो है कई सारी सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई, जैसे आतंकवाद है, वामपंथी उग्रवाद है, साइबर अपराध है, आर्थिक सुरक्षा है, तटीय सुरक्षा है, नार्को तस्करी है आदि। इनको हम संक्षेप में समझ लेते हैं क्योंकि ये सारी चुनौतियां आपके आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के रूप में आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो थोड़ा थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, भारत की पूर्वी सीमा को लेकर सुरक्षा चिंता। भारत की भूमि सीमा, पूर्वी सीमा जो है म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ती है, ठीक है। और दोनों जगह जो है सीमा पार, जैसे बांग्लादेश में 5 अगस्त को सत्ता परिवर्तन होता है, रिजीम चेंज होता है, सरकार नहीं बदल रही, वहां पे रिजीम चेंज होता है और उसके बाद वहां पे कट्टरपंथी ताकतों के वो जकड़ में आ जाता है। वहां पे जो माइनॉरिटीज और हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है वो हो ही रहा है। कई सारी शक्तियां जो नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही है वो चाह रही हैं कि बांग्लादेश के जरिए फिर से वो अपने प्रभाव को हमारे उत्तर पूर्व में स्थापित करें, और ये एक गंभीर चिंता हो गई है और इससे निपटने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। अब पुलिसिंग हम आपको समस्या आएगी नॉर्थ ईस्ट में, जड़ें कहां पे होंगी, उनमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश में होंगी, तो इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। इसीलिए कहा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब आपको स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, आपको नॉर्मल तरीके से, टैक्टिकल तरीके से आपको उसको हल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से वो मणिपुर में कह रहे हैं जो मौजूदा अशांति है वो म्यांमार के मोर्चे पर भी भारत को साइबर सुरक्षा चुनौतियां दे रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि मणिपुर में मौजूदा अशांति म्यांमार से संचालित उग्रवादी संगठनों का इसमें हाथ जो है पाया जा रहा है। नक्सलवाद या वामपंथी चरमपंथ की चुनौती। भारत के समक्ष भारत के एक तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह जी और उस समय के गृह मंत्री ने इसे उस समय की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा है। 228 जिलों में इसका किसी न किसी तरीके से प्रभाव था। हालांकि अब स्थिति जो है 2010-11 के बाद से ही स्थिति जो है पलटनी शुरू हो गई है और अब तो स्थिति है कि भारत सरकार ने 2 मार्च 2026 तक तय कर रखा है कि नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और ये चीजें दिखिए, आंकड़े भी दिखाई देते हैं। हालांकि अभी भी नक्सलवाद के कारण 8 करोड़ से अधिक लोग जो है किसी न किसी तरह से बुनियादी ढांचे से वो अब जो है नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। सक्रिय दृष्टिकोण के अनुसार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में 53% की कमी आई है। 2004 में जहां 16,473 मामले हुए थे और 2014 में जो है 7700 रह गई है, उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें कम हुई है। और जनवरी में अब तक कुल जो है 4 से 14 के बीच 16,443 मामले थे और 14 से 24 के बीच में 10 सालों में 77,000 हो गई, यानी कम से 53% की कमी आई है। इस साल देखा जाए तो कुल 237 नक्सली मारे गए हैं, 812 को गिरफ्तार किया गया है, 737 ने छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया है। और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार का बल है जो 2026 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना चाहता है, उसमें इसको काफ़ी कामयाबी मिल सकती है। एक अगला जो मुद्दा है तटीय सुरक्षा की चुनौती। भारत की तटरेखा करीब 7516 किलोमीटर लंबी है और इसके तट के साथ बहुत सारे प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे यहाँ पे हैं, जैसे है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और आसपास देखा जाए तो केरल भी है, जो है श्रीलंका है हमारे पास,
बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, खाड़ी देश हैं, और ऐसे में इतनी तटीय सीमाओं के कारण हमारे लिए इसकी भेद्यता जो है, या उसकी भेद्यता में क्या आता है, भेद्यता में साइबर अपराध, भेद्यता में जो है नारकोटिक्स का आता है, भेद्यता में होती है हथियारों की स्मगलिंग आदि चीज़ें हैं। ये एक चिंता का विषय ये दे रही। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों से समरूपी मार्गों के माध्यम से नशीली दवाओं के साथ साथ हथियार और गोला बारूद की जो है तस्करी भारत की तटीय सुरक्षा को भेद्य बना रही है। सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी, विदेशी धरती से मादक पदार्थों की तस्करी भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत देखा जाए तो एक तरफ से गोल्डन क्रिसेंट और एक तरफ से गोल्डन जो है ट्राइंगल, और सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि इसको गोल्डन कहना ही अपमान है, बल्कि इसको बोलो डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल, उसके बीच में पड़ता है, जो कि अफीम का और हीरोइन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ से आता है। और देखा गया है कि जैसे इसमें जो मादक पदार्थों की तस्करी है या हथियारों की तस्करी है सीमा पार से, इसमें कहीं ना कहीं स्टेट और नॉन स्टेट, गैर राज्य, दूसरे राज्य, सीमा पार जो है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर की भूमिका भी देखी जा रही। जैसे अभी जो जम्मू कश्मीर में या पंजाब में जो ड्रग्स की खेप आ रही है, उसमें से ज़्यादातर पाकिस्तान की ISI और वहाँ के जो उग्रवादी आतंकवादी संगठन है जो भारत को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, उनकी भूमिका देखी जा रही है। पंजाब में जो है खालिस्तानी लोगों का, टेररिस्ट का जो है, और वहाँ के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन सब की अपने साठगांठ दिखाई दे रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती भारत के लिए बनी हुई है। इसमें देखा जाए सरकार लगातार ध्यान दे रही है, फिर भी निवेश घोटाला, पार्ट टाइम जॉब घोटाला, तुरंत लोन, डिजिटल गिरफ्तारी, डेटिंग घोटाला, रिफंड घोटाला, फर्जिंग गेम, ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत में साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र या इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न स्तर की प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक समन्वय केंद्र है, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि 2024 के पहले 9 महीने में 11,333 करोड़ रुपए का जो है कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड किया गया। इसी तरह से एक संस्था है नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली, CFC-FRMS, इसके आंकड़े बता रहे हैं कि जनवरी से लेकर नवंबर तक पहले 9 महीनों में जो है, पहले 11 महीनों में 12 लाख साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, और इसमें से 45% मामले जो है कहां से आ रहे हैं, पूर्वी एशियाई देशों कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से ही ये धोखाधड़ी किए गए हैं। और इसका एक पहलू और है, इसमें भारतीय लोगों को वहां पे ले जाकर फोर्स्ड साइबर वो किया जा रहा है, यानी कि उनको ले जाकर बंधक बना के उनसे साइबर क्राइम करवाया जा रहा है। 2021 में इसी संस्था का बता रहे हैं कि 2021 से लेकर अभी तक 30 लाख से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं, और 27,000 करोड़ से ज़्यादा के जो है साइबर फ्रॉड के केस देखे गए हैं। तो ये साइबर क्षेत्र को लेकर चुनौती बनी हुई है। साथ ही में आर्थिक तंत्र से भी जुड़ी सुरक्षा चुनौती है। आर्थिक तंत्र से चुनौती क्या है, बाकी वो अडानी और वो साले पहलू तो चलो छोड़ दो, जो मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है काउंटर फिटिंग करेंसी, या जो नकली मुद्रा है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, वो बहुत ही खतरनाक होती है। और ये चुनौती जो है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे बढ़ रही, क्योंकि ये भारत विरोधी गतिविधियों को वित्त पोषित करने में भी मदद करता है और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए भी करता है। अर्थव्यवस्था में आंकड़े बता रहे हैं कि 500 रुपए के नकली नोटों का प्रचलन काफी बढ़ गया है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 500 रुपए के नकली नोटों में 317% की वृद्धि हुई है। ये रिपोर्ट वित्त मंत्रालय का संसद में आंकड़ा पेश किया गया था, और कहा गया था कि 2018-19 में 500 के नकली नोट 21,865 मिलियन पीस थे, अब वो बढ़ के 2022-23 में 91,110 मिलियन पीस। हालांकि इसमें 2023-24 में 15% की कमी आई है, तब भी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ। तो ये पूरा डिटेल में है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं चक्रवात फिंगल का तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रकोप। चक्रवात फिंगल, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो ये फिंगल चक्रवात है, इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात माना जा रहा है, और इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात को दुनिया में जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उन्हें सबसे विनाशक प्राकृतिक घटनाएं या चक्रवात माना जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा विनाशक प्रभाव सिर्फ भूकंप का ही आता है। तो ऐसे में ये जो है इसका आना, और इसने जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो है अपना लैंडफॉल होने से, लैंडफॉल यानी जब चक्रवात का आंख जो है ज़मीन पर टकराता है, उसके बाद इसने ये काफ़ी वर्षा की, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है।
हालांकि ये धीरे धीरे ये अवदाब में होकर समाप्त हो जाने की संभावना है, तब तक वहाँ पे काफ़ी बाढ़ आने और उसके कारण काफ़ी लोगों के फंसे होने, कुछ 10-20 कुछ आंकड़ा 10-20 बता रहा है, कुछ ज़्यादा बता रहा है, इतने लोगों के जो है मारे जाने की भी इसमें संभावना है। हालांकि एनडीआरएफ वहाँ पे तैनात है, काफ़ी समय से ये सब चीज़ें चलती रहती है, तो हमारी प्रिपरेशन पहले से अच्छी है। तो आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं फिंगल को, और फिंगल से ज़्यादा की चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 1 दिसंबर को बताया कि चक्रवात फिंगल एक धीमी गति से बढ़ने वाला चक्रवात है जो दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के अंदरूनी हिस्से में पहुंचने के साथ ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे जाता जाएगा उसकी ऊर्जा जो है कम होती जाएगी और फिर वो धीरे धीरे करके वो अवदाब में फिर तेज हवा में बनते हुए वो समाप्त हो जाएगा। आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के एस बालाचंद्रन ने कहा कि चक्रवाती तूफान फिंगल अब पुडुचेरी के पास से लगभग स्थिर हो गया है और धीरे धीरे पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे यह अंतर्देशीय या आप कह सकते हो भूमि क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, नीचे की जमीन से घर्षण धीरे धीरे इसे खत्म होने की ओर ले जाएगा, लेकिन इससे पहले यह जमीन पर बहुत अधिक बारिश कराएगा और वो चीज़ें हमने देख ही रहे हैं कि वहाँ पे भयंकर बारिश हो रही है। पुडुचेरी के बारे में बात किया जाए तो चंगवाल जो है चक्रवात फिंगल पहले ही कहर बरपा चुका है और 1 दिसंबर को पिछले 24 घंटे के अंदर 48.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है और ये 1995 से 224 यानी पिछले 30 वर्षों में 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा जो है संचयी वर्षा हुई है एक दिन के अंतर। तो ये कहीं ना कहीं पुडुचेरी के लिए विनाशक है और वो प्रभाव दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो चक्रवात फिंगल एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चक्रवातों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटता है। एक है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जरा हम मेन है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन उनको देखते हैं, उससे पहले देख लेते हैं चक्रवात क्या होता है। तो चक्रवात एक हवा की एक बड़ी प्रणाली होती है जिसके केंद्र में जो है निम्न वायुदाब पाया जाता है और उसके कारण चक्री हवाएं रूप से जो है उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की तरफ घूमते हुए आती हैं और आमतौर पर ये विनाशक तूफान और खराब मौसम के साथ आता है। और इन चक्रवातों को जो है साइक्लोन्स को दुनिया में आप एक सबसे ज़्यादा विनाशक आप कह सकते हो प्राकृतिक आपदाओं में से लिया जाता है ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद। इसमें जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहता है, उसका कह रहा है कि चक्रवात की विशेषता अंदर की ओर घूमने वाली हवाएं हैं जो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, यानी इधर की तरफ घूमेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज ये घूमती हैं। साथ ही में अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में देखा जाए तो ये उष्णकटिबंध जैसे क्या होता है, मकर और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र होता है और ऐसे में ये चक्रवात इन्हीं रेखाओं के बीच में विकसित होते हैं और ये पृथ्वी पर सबसे विनाशक स्टॉर्म या तूफान होते हैं। ये चक्रवात जब बनते हैं जब तूफानी गतिविधियां परिसंचरण केंद्र के करीब बनने लगती हैं तथा सबसे तेज हवाएं और बारिश केंद्र से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं। इसके लिए जो उसे ऊर्जा मिलता है ना, तूफान का केंद्र गर्म होता है, वैसे होता क्या है कि जब नीचे से जो पानी गर्म पानी वेपोरेट होकर ऊपर आता है तो वो ठंडा होता है। जब वो ठंडा पानी होता है तो उसकी ऊर्जा जो है तूफान के केंद्र को मिलने लगती है, जिससे ये और ताकतवर होता जाता है। और यानी इसकी ताकत तभी तक है जब ये समुद्र में रहता है या जलवाष्प इसको मिलता रहता है। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उनके स्थान और शक्ति के आधार पर अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे इनको अगर देखा जाए कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी और मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर में हरिकेन कहा जाता है। पश्चिमी और उत्तरी प्रशांत महासागर में इन्हें टाइफून कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया तट के पास इन्हें विलेविलिस कहा जाता है। भारत में वो पश्चिमी अवदाब होता है लेकिन वो ज़्यादा हो जाता है तो उसे भी साइक्लोन ही, ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा कि भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चक्रवातों को 2 तरह से कहता है, एक साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्ण चक्रवात और एक है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है एक ऐसी तूफान प्रणाली होती है जो वायुमंडल में उपस्थित हवाओं के 2 फ्रंटों के अंतर के कारण होती है। 2 फ्रंट में एक फ्रंट ठंडा होता है, एक फ्रंट गर्म होता है, उसके कारण ये बनती है
और इसके केंद्र में ठंडी हवा होती है, और जब ठंडी हवा गर्म हवा आपस में मिलते हैं तो संभावित ऊर्जा की रिहाई से जो है ये चक्रवात बनते हैं। जबकि उसमें जो है हवाओं में केंद्र में जो है क्या होती है, गर्म हवा जो निम्न दाब का केंद्र होता है उसके कारण बनता है। एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसे मध्य अक्षांशीय चक्रवात भी कहते हैं, कम दबाव वाली प्रणाली होती है जिसमें ठंड यानी कोल्ड फ्रंट, हॉट फ्रंट और अवरुद्ध मोर्चे भी आपस में जुड़े होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आमतौर पर पृथ्वी के सतह पर तूफान के तापमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इसमें जो है तापमान में अंतर गर्म और ठंडे फ्रंट बनते हैं, जिसके कारण ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से अलग होता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्षेत्र से बाहर इसमें बनते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में सूचनाएं थी। आगे अगला देखते हैं प्रश्न, जो मुद्दा है जो हमारे सामने, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी वार्ता समिति या इंक 5 का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, और इसकी 5वां सत्र जो है वुहान में जो है, वुहान या बुसान जो भी है, मेरे ख्याल बुसान है, बुसान में जो है दक्षिण कोरिया के उसमें वहाँ पे आयोजित की गई थी। इसकी 2022 में संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा उसका जो 5वां सत्र आयोजित किया गया था, तो उसमें इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी यानी इंक की स्थापना हुई थी, और उससे उम्मीद था कि ये अपने 5 वार्ता में 2024 तक करके 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने को लेकर कोई एक संधि कर देगा। लेकिन 1 दिसंबर को इस सत्र की वार्ता समाप्त होने के बावजूद भी वार्ताकारों का कहना है कि प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर कोई संधि नहीं हो पाई है और उनको और समय चाहिए। जहां तक इसको लेकर जो अंतर आ रहा है उसमें दो ध्रुव हैं। एक देशों का ध्रुव है जो चाहता है कि प्लास्टिक प्रदूषण को आप उसके उत्पादकों को सोचिए, जो प्लास्टिक उत्पादित होता है वो प्रदूषण में अंततः उसमें ज़्यादातर प्रदूषण में जाता ही है। ऐसे में अगर जब तक नए प्लास्टिकों के उत्पादन पर रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। जबकि देशों का दूसरा समूह, जिसमें ऑब्वियस है वो ऐसे देश हैं जो प्लास्टिक उत्पादन से या निर्यात आदि से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि उत्पादन से प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण होता है उसका सही ढंग से मैनेज नहीं करना या बाहर में खुले में छोड़ देना। तो ऐसे दो देशों के टकराहट के कारण, दो दृष्टिकोणों के कारण जो है प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर जो 2024 तक समझौता होने की उम्मीद की गई थी इस वार्ता के दौरान वह नहीं हो पाई है। आइए जरा देखते हैं क्या मामला है, मुद्दा क्या है। बुसान में, दक्षिण कोरिया, बुसान में, वुहान अच्छा चाइना में है। बुसान में संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी वार्ता समिति की 5वीं और अंतिम बैठक में वार्ता की अध्यक्षता कर रहे राजनयिकों ने कहा कि 1 दिसंबर 2000 की वार्ताकार प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक संधि पर सहमत बनाने में विफल रहे हैं तथा उन्हें चर्चा जारी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है जो उन्हें नहीं मिला है। ठीक है, तो यानी अभी आगे और भी वार्ता होगी, पता नहीं इसमें क्या होगा, लेकिन यह है कि समस्या इसमें बनी हुई है। देखिए, इस 1 सप्ताह की वार्ता उच्च महत्वाकांक्षी देश, ऐसे देश जो उनको कहा जा रहा है कि उच्च महत्वाकांक्षी हैं, इनका मानना है कि उत्पादन को सीमित कर रहे और हानिकारक रसायन जिनके जरिए जो है प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है उसको चरणबद्ध तरीके से खत्म करना चाहिए। ये एक देश है जो उच्च महत्वाकांक्षी देश है। दूसरे ऐसे देश हैं जो समान विचारधारा वाले देश उन्होंने अपने को टाइटल लिया है। उनका मानना है कि देश को कचरे पर ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए और इनके दोनों के बीच गहरे मतभेदों के कारण जो है ये वार्ता जो है खटाई में पड़ गई है। प्लास्टिक प्रदूषण पर विभिन्न देशों में मतभेद, तो देखिए अधिकांश देशों ने यह बात नहीं कही कि कौन कौन इसके समर्थन में है, लेकिन देखा गया कि सऊदी अरब और रूस सहित अधिकांश तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन में कटौती और अन्य महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को रोकने की कोशिश इनके द्वारा की गई है, क्योंकि ये जो है पेट्रोलियम उत्पादक जो है तो पेट्रोलियम ही पॉलीमर वो होता है, तो ऐसे में इनके द्वारा किसी भी तरह के प्लास्टिक उत्पादन पर रोक का जो है विरोध किया जा रहा है। जबकि 100 से ज़्यादा देश जो है उत्पादन में कटौती या जिन्हें आप कह रहे हो कि समान विचारधारा वाले देश हैं वो इसका समर्थक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अनावश्यक प्लास्टिक उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का भी ये समर्थन कर रहे हैं। एक खास बात है कि चीन, अमेरिका जैसे देश जो दुनिया के 2 सबसे बड़े प्लास्टिक उत्पादकों में चीन और अमेरिका की स्थिति इसको लेकर अस्पष्ट नहीं है। हालांकि जब मजबूत संधि का आग्रह करने के लिए एक आयोजित सभा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ये दोनों देश यानी अमेरिका और चीन उसमें से नदारद थे। अमेरिका, चीन और जापान 2023 में सबसे 33% जो है
प्लास्टिक उत्पाद व्यापार के लिए ये जिम्मेदार हैं। और सबसे ज़्यादा प्लास्टिक व्यापार 2023 में चीन का था, उसके बाद जर्मनी और उसके बाद अमेरिका का था। तो कहीं ना कहीं इन देशों द्वारा जो प्लास्टिक उत्पादक हैं, प्लास्टिक निर्यातक हैं, उनके द्वारा प्लास्टिक पर रोक लगाने को लेकर जो है रिलेक्टेंस या उनमें अनिच्छा जाहिर की जा रही है, जबकि बाकी देश जो है वो चाह रहे हैं कि प्लास्टिक उत्पादन पे रोक लगाई जाए। प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति है, देखिए 2022 में वैश्विक स्तर पर सालाना 40 करोड़ टन से ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता था, 40 करोड़ टन। और उम्मीद है कि इसमें से 35 करोड़ टन जो है प्लास्टिक कचरे के रूप में आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो रिसाइकलिंग जो है प्रौद्योगिकी है वो मात्र 10% ही है, यानी 90% जो प्लास्टिक का उत्पादन होता है वह कचरे में चला जाता है। यानी 40 करोड़ जो उत्पादन हुआ उसमें से 35 करोड़ टन कचरे के रूप में चला गया। अनुमान यह भी है विशेषज्ञों का कि 2050 तक 2600 करोड़ मीट्रिक टन तक जो है हमारी प्लास्टिक हम उत्पादन कर चुके होंगे, जिसका करीब आधा हिस्सा कचरे के रूप में दुनिया में डंप हो जाएगा, और ज़्यादातर सागरों के रूप में, क्योंकि देखिए 90% से अधिक प्लास्टिक का पुनर्संस्करण नहीं हो पा रहा है और 2060 तक प्लास्टिक उत्पादन 3 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है। तो इसमें से जो दुनिया का ज़्यादातर प्लास्टिक है वो लैंडफिल में चला जा रहा है, यानी भूमि में भरने के लिए, इधर उधर करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक प्रदूषण को फैला रहा है और या तो इसे जला दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट आई थी सितंबर माह में, हालांकि मैंने उसको पढ़ाया था, यहाँ बताना जरूरी है। उसमें यह बताया गया था कि भारत में प्लास्टिक पर्यावरण की समस्या है। लीड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट थी, नेचर में प्रकाशित हुआ था। उस रिपोर्ट की उसका कहना है कि दुनिया में जो प्लास्टिक उत्पादन होता है उसमें से जो रिसाइकलिंग नहीं हो पाती वो बात नहीं है, यानी जो प्लास्टिक खुले में रह जाता है या जला दिया जाता है वही प्रदूषण का कारण होता है। बाकी जिसका निपटान जो है नगर पालिकाओं द्वारा उठा के कर लिया जाता है उसे ये प्रदूषण की श्रेणी में नहीं मानते हैं। यानी ये मानते हैं कि उसके लिए जो देश इनका निपटारा नहीं कर पा रहे हैं वो दोषी हैं। और इस आधार पर इन्होंने भारत को दोषी ठहराया कि भारत वैश्विक प्लास्टिक में 5वां हिस्सा योगदान करता है। उत्पादन में कहीं नहीं है, खपत में कहीं नहीं है, बस ये है कि जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है या जो कचरा बन रहा है उसका ज़्यादातर हिस्सा भारत में जो है, यानी जो खुले में पड़ रहा है या जला दिया जा रहा है, भारत में हो रहा है। जैसे देखिए सालाना 5.8 टन यानी 58 लाख टन प्लास्टिक जलाता है और 35 लाख टन प्लास्टिक को मलबे में करता है। यानी एक तरह से ओवरऑल 93 लाख टन प्लास्टिक हमारे यहाँ कचरा बनता है और तैयार कितना हो रहा है, 40 करोड़ टन। उसका मतलब 35 करोड़ टन तो पर्यावरण कचरा बन ही रहा है। लेकिन यह भी है कि भाई क्यों ये हम पे आ रहा है, क्योंकि हम इसका निपटान नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में भारत दुनिया में नंबर 1 स्थान पे आ जाता है। इसके बाद नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है, चीन जो है 2.8 मिलियन टन है। और हालांकि इसको लेके जो शोध की आलोचना की जाती है कि ये उच्च आय वाले देशों में होने वाले उत्सर्जन को कम करके आंकते हैं, क्योंकि उच्च आय वाले देश क्या करते हैं, वहां की नगर पालिकाएं प्लास्टिक को इकट्ठा करती हैं और उसे विकासशील देशों में डंप करने के लिए भेज देती हैं। तो उनका अपना घर तो साफ हो जाता है, ले जाके दूसरे के घर में भेज देती हैं। और इससे ये लीड्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट सही नहीं बताती। और जिस समय ये रिपोर्ट आई थी, सितंबर में आई थी, नवंबर माह में अभी देख ही रहे इंक 5 का सम्मेलन होना था। तो एक तरह से इस तरह की रिपोर्टें आती हैं जो वही समान विचारधारा वाला जो कह रहे हैं प्लास्टिक उत्पादन नहीं, उसके जो है बाहर फेंकना जो है प्रदूषण है, इसके लिए किसको, विकासशील देशों को जो है दोषी ठहरा रहे हैं। जबकि दोषी कौन है, जो उत्पादक हैं। अगर प्लास्टिक उत्पादन ही न हो तो उसका दोष क्या, यानी आप उत्पादन करके लाके फेंक दो, बाहर से डंप करके लाके फेंक दो और आप उसे कहो कि हमारा दोषी नहीं है। तो निश्चित रूप से एक तरफा जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश और उद्योग समूह जो प्लास्टिक प्रदूषण को अपशिष्ट प्रबंधन समस्या कहेंगे। उत्पादक कहेंगे ये तो अपशिष्ट है, ये प्लास्टिक का रिसाइकलिंग नहीं हो पा रहा, सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं हो रहा, हमारा कोई दोष नहीं है। जबकि दूसरे लोग कहेंगे, जो उच्च आकांक्षी देश जो उनको कहा गया कि यूरोपीय संघ और अफ्रीकी देश, वो कहेंगे कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाए और उत्पादन पर अंकुश लगाया जाए। क्योंकि जब तक आप उत्पादन पर अंकुश नहीं लगाएंगे ना, तब तक चीजें आएंगी तो मार्केट में उसका अपना अपना उपयोग होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये इसके वो है, आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। हाँ, जरा सा इस पर देख लेते हैं। अंतर सरकारी वार्ता समिति जिसका यह बैठक था उसकी पृष्ठभूमि। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा द्वारा 5वें सत्र में वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में एक अंतर सरकारी वार्ता समिति गठित की गई थी जिसे प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करना था और इसको आदेश दिया गया था।
इस समिति ने अब तक 4 बैठकें कर रखी थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रस्ताव था कि 2024 तक के अंत तक, यानी इस साल के अंत तक ये वार्ता समिति को वार्ता समाप्त करने की उनको लक्ष्य दिया गया था। इसके लिए इसने 4 बार वार्ता भी की थी, उरुग्वे में, फ्रांस में, कनाडा में, केन्या में। ये 5वें दौर की और अंतिम दौर की वार्ता थी। इसमें उम्मीद थी कि ये प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी संधि हो जाएगी, जो कि नहीं हुई। कारण वही, प्लास्टिक उत्पादक देशों का अलग सोच है और बाकी देशों का अलग सोच है। ठीक है, अब आपका क्या सोच है वो महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं। सितंबर माह में नीचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत प्लास्टिक प्रदूषण में विश्व में सर्वाधिक योगदान देता है। हाँ भाई, इस रिपोर्ट के अनुसार तो देता ही है। दूसरा, यह अध्ययन कुछ उच्च वाले देशों में होने वाले प्लास्टिक उत्सर्जन को कम करके आंकता है। ये इसकी आलोचना की जाती है। दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा के प्रस्ताव में प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति या इंक बना था, को कब तक समाप्त करने की महत्वाकांक्षा रखी गई? किसको? पर्यावरण प्रदूषण को। 2023 तक, 2024 तक, 2026 तक, 2030 तक। तो 2024 यानी इस साल के अंत तक ये लक्ष्य था, जो कि पूरा नहीं हो पाया है। थर्ड क्वेश्चन है, चर्चा में रहे अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चक्रवात एक ऐसी तूफान प्रणाली है जो मुख्य रूप से वायुमंडल में मौजूद 36 तापमान अंतर से अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। बिल्कुल सही है। यह चक्रवात एक उच्च दबाव वाली प्रणाली है जिसमें ठंडे मोर्चे, गर्म मोर्चे और अवरुद्ध मोर्चे जुड़े होते हैं। इसका आधा पार्ट तो ठीक है, पहला पार्ट गड़बड़ है। ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, लेकिन जो क्षेत्र होता है जो वो निम्न दाब का ही होता है, क्योंकि उच्च दाब का होगा तो एंटी साइक्लोन की स्थिति बनेगी, तब वो साइक्लोन रह ही नहीं जाएगा। इसलिए इसका आंसर ए है। चौथा है, चर्चा में रहे चक्रवात फिंगल को लेकर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं या हैं? एक भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। देखिए, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, बिल्कुल सही है। एक धीमी गति से बढ़ने वाला चक्रवात है, यह भी सही है। इसके कारण पुडुचेरी में पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक 24 घंटे की संचयी वर्षा हुई है। तो ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा। अंतिम प्रश्न है कि पुलिस महानिदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए स्मार्ट पुलिसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर स्मार्ट पुलिसिंग का आशय है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड पुलिसिंग से है। नहीं, ये मैनेजमेंट का स्मार्ट का एब्रिविएशन का फुल फॉर्म है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। प्रधानमंत्री ने जो दिया है पुलिसिंग के लिए वो ये है, दूसरा वाला। इस पुलिसिंग का आधार है स्ट्रेटेजिक, मेटिकुलस, अडेप्टेबल, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट पुलिसिंग से है, इसलिए इसका आंसर बी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कोई प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।